हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और सर, मैं आज आपके लिए आया हूँ डीटी का थ्योरी टॉपिक। सर, थ्योरी टॉपिक आज मैं आपके लिए लाया हूँ। थ्योरी टॉपिक कौन सा? इंटरनेशनल ट्रीटीज वाला, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था। तो आज हम इंटरनेशनल टैक्सेशन का वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। और इस वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, किसी ने पीजीपीपी वाला वीडियो नहीं देखा हो 18 मिनट्स का, जिसमें मैंने 16 मार्क्स कवर कराए, वो जाके जरूर देख लेना, बहुत काम आएगी आपके। चलो आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर, ये है अपना चैप्टर एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटीज। सर, इसमें क्या होता है? ट्रीटीज का मतलब क्या होता है? ट्रीटीज का मतलब ये होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसी इंटरनेशनल टेक्स्ट लॉ को बनाने में, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को बनाने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसे हम ट्रीटीज कहते हैं। अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है सर। अब ये बताता है चैप्टर में आर्टिकल 38(1) ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स दैट कोर्ट शैल अप्लाई फॉलोइंग इन डिसाइडिंग अ मैटर। कोर्ट कोई मैटर को डिसाइड करती है तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल करती है, किस बेसिस पे आंसर करती है, कोर्ट अपना डिसीजन देती है, वो हम चीज इसमें पढ़ेंगे। कैसे देती है? इंटरनेशनल कन्वेंशन के बेसिस पे, इंटरनेशनल कस्टम्स के बेसिस पे, जनरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, जुडिशियल डिसीजन टीचिंग्स। सर, इंटरनेशनल कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने का क्या तरीका है? कन्वेंशन, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कैसे काम हो रहा है उसे कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है सर। कस्टम्स, कैसे होता हुआ आ रहा है, पहले से कैसा होता हुआ आ रहा है, फ्रॉम अर्लियर, कैसा होता हुआ आ रहा है। ठीक है सर। इसे हम क्या कहते हैं? वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है सर। जनरल प्रिंसिपल्स तो नॉर्मल अपने जो प्रिंसिपल लॉज वगैरह में लिखे होते हैं उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है। जुडिशियल डिसीजन मतलब जो पहले डिसीजन आ चुके हैं, कुछ ऐसे केसेस हुए होंगे कोर्ट के द्वारा पहले भी, जो उसमें जो डिसीजन आए होंगे उसके बेसिस पे, जैसे हम कहते हैं कोर्ट ने इसका रेफरेंस लिया, इस केस का रेफरेंस लिया, तो वही चीज जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स। तो ये चार चीजें यूज करता है कोर्ट किसी मैटर को डिसाइड करने में: इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल, जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग्स। ठीक है। To interpret any law or agreement, one needs to understand the philosophy of law which has been kept in mind at the time of passing such law. जब कोई लॉ पास करा जाता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो कंट्री में देखा जाता है पहले कि क्या हमारे कंट्री में चल रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह क्या चल रहे हैं, उसके पीछे क्या फिलोसफी है लॉ को बनाने की, पब्लिक के लिए कैसे आसान हो। आप सब समझते हो जब पब्लिक के लिए चीजें आसान होंगी कभी तभी गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो वही सोचा जाता है कि क्या फिलोसफी, क्या सोच के माइंड में रखा जाए कि ये लॉ बनाया जाए। जैसे आज इनकम टैक्स एक्ट बनाया जाता है तो ये सेफगार्ड किया जाता है कि टैक्स कैसे ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है सर। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ बनता कैसे है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल टैक्स लॉ, क्या सोर्स है इंटरनेशनल टैक्स लॉ बनाने के लिए, कैसे बनाया जाता है। ठीक है सर। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में बताया जाता है उसमें। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया जाता है। वियन्ना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये तीनों चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, इट में बी कॉम्प्रिहेंसिव और लिमिटेड। जब ये कंट्री ए है, कंट्री बी, इन दोनों के बीच में क्या किया जाए? एग्रीमेंट की कोई भी इनकम डबल टैक्स ना हो, उसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकता है, मतलब बहुत डिटेल्ड भी हो सकता है, और लिमिटेड भी हो सकता है। लिमिटेड से कैसे? किसी एक इनकम पे लग रहा है, किसी दो इनकम पे लग रहा है। और कॉम्प्रिहेंसिव में कैसे? बहुत सारी इनकम, सब इनकम्स पे डबल टैक्सेशन का लग रहा है। कंट्री ए में भी इनकम है, कंट्री बी में भी इनकम, दोनों में से किसी एक पे टैक्स कर देंगे। ठीक है सर। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, इसका मतलब क्या होता है? डेराइव्स फ्रॉम कस्टम्स एंड कन्वेंशन। जो मैंने आपको कस्टम्स एंड कन्वेंशन ऊपर बताया उसके बेसिस पे बनाया, जो कैसा चलता हुआ आ रहा है उसके बेसिस पे। ये क्या होता है? प्राइमरी सोर्स, क्योंकि हर कंट्री का अपना प्राइमरी सोर्स अलग होगा। उसके यहाँ कंट्री ए में उसका ट्रेडिशन फॉलो होता आ रहा होगा, इस वजह से वो प्राइमरी सोर्स बन जाए। कंट्री बी में उसका ट्रेडिशन फॉलो होता आ रहा होगा, इसलिए वो प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। इस वजह से एक प्राइमरी सोर्स होता है कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। फिर आता है वियन्ना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये अलग चीज है। वियन्ना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज ये क्या होता है? बहुत सारी कंट्रीज ने आके साइन किया था मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जिससे कि पब्लिक को बेनिफिट हो और गवर्नमेंट का टैक्स एवेजन ना हो, तो उसे कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रीटीज साइंड एंड रेटिफाइड बाय सेवरल कंट्रीज। इसमें क्या होता है? वियन्ना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसे कहते हैं। वियन्ना में साइन हुआ था इसकी वजह से। चलो सर, आगे बताओ। डबल टैक्सेशन में क्या क्या आता है? ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन होता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा डिस्कस करूंगा। फिर आता है अपना क्या? टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन एंटिटी। सर, फॉरेन एंटिटी किस बेसिस पे टैक्स होती है? जैसे कि कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स ए में भी है, बी में भी है, उसका एस्टेब्लिशमेंट, तो किस बेसिस पे टैक्स होगी, कैसे टैक्स होगी, ये हमें पता है सबको। रेसिडेंस रूल और सोर्स रूल, उसके बेसिस पे टैक्स होती है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये किस बेसिस पे टैक्स होती है? डिपेंड्स ऑन बिजनेस, उसका काम कहाँ पे है।
क्या वो विद दैट कंट्री के साथ है या इन दैट कंट्री? सर इन दैट कंट्री का मतलब क्या होता है, उस कंट्री में उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इन दैट कंट्री, तो उसका टैक्सेबिलिटी आएगी। विद दैट कंट्री का मतलब होता है जैसे कंट्री एक्स, कंपनी एक्स है, वो उसके साथ एक्सपोर्ट का काम कर रही है, तो विद दैट कंट्री एक्सपोर्ट का काम कर रही है, बट उसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जैसे कंपनी एक्स है, उसका केवल एक्सपोर्ट का काम है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो वो है विद दैट कंट्री। इन दैट कंट्री मतलब उसमें पीई होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, पीई होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसके जुरिसडिक्शन मतलब कहां पे रिसाइड करती है, जो मैंने आपको बताया। कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या होंगे, रेसिडेंस लिंक, सोर्स लिंक। रेसिडेंस लिंक और सोर्स लिंक। रेसिडेंस मतलब आपके यहां से ही है, सोर्स लिंक आपने उधर जाके पीई बनाई, पीई से आपका सोर्स लिंक क्रिएट होगा, आप इनकम उपजा रहे हो उधर से, सोर्स बन रही है आपकी, ठीक है सर। सोर्स लिंक होस्ट कंट्री होता है क्योंकि सामने वाली कंट्री बन जाती है, इस वजह से होस्ट कंट्री बन जाती है। कंपनी में भी टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस लिंक एज वेल एज सोर्स लिंक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स लिंक एक कंपनी हैवीली एंगेज्ड इन डूइंग बिजनेस इन अदर कंट्री। मैंने बताया सोर्स लिंक कब होगा, जब पीई होगा। पीई होगा, आप पीई होगा इसका मतलब आप काम कर रहे हो उधर, तो काम कर रहे हो तो आपको टैक्स लगना चाहिए, इस वजह से आपको दूसरी कंट्री में टैक्स लग जाएगा सोर्स लिंक की वजह से। रेसिडेंस तो आप इंडिया में होते जैसे कंपनी, तो उसको तो सर रेसिडेंस से सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, इस वजह से रेसिडेंस लिंक लग जाता है। डूइंग बिजनेस का मैंने आपको बताया इन डेट कंट्री या विद डेट कंट्री, दोनों चीज मैंने आपको अभी ऊपर बताई। इन डेट कंट्री का मतलब क्या होता है, व्हेन कंपनी इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन डेट कंट्री टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स लिंक, बिल्कुल ठीक बात। विद डेट कंट्री नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टैक्स ऑन द रेसिडेंस लिंक, ठीक है। इन डेट कंट्री तो आप सामने वाली जैसे कंट्री एक्स है, कंट्री वाई है, कंपनी एक्स कंपनी ने उधर जाके अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाई तो बन गया सोर्स लिंक, उधर जाके काम कर रहा है तो सोर्स बन गया उसके लिए, वो उधर से इनकम उपजाऊ करेगा तो उधर से सोर्स लिंक बन गया, ठीक है सर। इन डेट कंट्री आ गया। विद डेट कंट्री कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, जैसे मैं इंडिया का हूं तो मेरे लिए इधर से चालू हुई है तो मेरे लिए रेसिडेंस लिंक बन गया, ठीक है सर। बट बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कंपनी में भी टैक्स, कंपनी का अगर इसमें नहीं है तो किसी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई टैक्स बन रहा हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से टैक्स बन रहा हो, तो वो चीज भी आ सकती है, ठीक है सर। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन का क्या होता है हम वो देखेंगे पूरा। डबल टैक्सेशन होता है टैक्स इम्पोज्ड ऑन टू और मोर कंट्री, जैसे कंट्री एक्स और कंट्री वाई दोनों जगह टैक्स लग रहा है, तो अब इसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, एसएससी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, वो बताता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ठीक है सर। पहले हम ज्यूरिसडिक्शनल पढ़ते हैं। ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, एक पर्सन पे ही टैक्स लगाया जाता है। टैक्स इन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब कंट्री एक्स में भी लगाया, कंट्री वाई में भी लगाया गया, एक्स एंड वाई दोनों जगह लगाया है। पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, इस पर्सन पे एक्स और वाई दोनों जगह टैक्स लगाया गया। सपोज ए, मिस्टर ए, ठीक है। देखो अब मैंने एग्जांपल बताया, कंपनी आईसीओ इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रांच इन यूके, ठीक है। ड्यू टू सोर्स लिंक इट विल बी टैक्स्ड इन यूके एज वेल, मैंने आपको ये चीज बताई थी। कंपनी कैन क्लेम रिलीफ विद डीटीडब्ल्यूए और अंडर सेक्शन 90। डीटीडब्ल्यूए कब होगा, जब दोनों दोनों कंपनीज कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होगा, तब डीटीडब्ल्यूए। नहीं तो फिर अपनी कंट्री में जो अपने पास इंटरनेशनल टैक्स लॉज है, उसमें जो सेक्शन 91 की रिलीफ मिलती है डबल टैक्सेशन की, उसको क्लेम कर सकते हैं हम, ठीक है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का होता है जब डिफरेंट पर्सन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों पे टैक्स इन डिफरेंट जगह, सब पे एक ही इनकम सब जगह टैक्स हो रही है, सब लोगों पे एक ही इनकम सब जगह टैक्स हो रही है, सब लोगों पे, तब क्या आता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। देखो एग्जांपल, डिविडेंड इन कंट्री एक्स इज डिवाइड ऑन द कंपनी रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, उसके बेसिस पे हो गया। एंड कंट्री वाई टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट, डिविडेंड मिली कंट्री एक्स में मिस्टर ए को, ठीक है, और डिविडेंड मिली कंट्री वाई में मिस्टर बी को, तो दोनों जगह टैक्स हो रही है, इस वजह से वही इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट। क्यों कंट्री एक्स में मिस्टर ए को क्यों हुई, मिस्टर ए ने दी है मिस्टर बी को, इस वजह से। और कंट्री वाई में क्यों हुई, मिस्टर बी को रिसीव हुई है, कंट्री वाई के लॉ के हिसाब से रेसिपिएंट टैक्सेबल करता है इसमें, ठीक है सर। जैसे ये था एक्स मिस्टर ए मान लो, चलो मिस्टर ए मिस्टर बी, इसने इसको दी तो कंट्री एक्स के रूल्स के हिसाब से इसको टैक्सेबल हो गया, और ये मिस्टर बी को टैक्सेबल हो गया वाई के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि रेसिपिएंट को रूल करता है, इस वजह से तो इसको भी टैक्सेबल हो गया। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। हियर बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन अराइजेस, ठीक है सर, ये मैंने आपको बता दिया। डीटीडब्ल्यूए क्या होता है, लिमिटेड भी होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड मैंने आपको बताया था क्या, सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम, कुछ इनकम्स पे लगता है, और कॉम्प्रिहेंसिव जो सारी इनकम्स पे लग जाता है, सारी टाइप्स की इनकम पे लग जाता है, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड कुछ टाइप्स की इनकम पे लगता है, क्यों, वो लॉ में लिखा रहता है, कौन से एग्रीमेंट्स में लिखा रहता है किस किस टाइप की इनकम को हमें टैक्स करना है, ठीक है सर।
अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है ये आ सकता है पेपर में। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल और क्लासिफिकेशन एंड असाइनमेंट रूल, ये नाम को याद रखना बस, क्लासिफिकेशन असाइनमेंट रूल, ठीक है सर। इफ एन एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड इन अदर कंट्री अर्लियर, ठीक है पहले एग्जाम्पशन ग्रांट कर दी थी, एंड आफ्टरवर्ड सच कंट्री डिसाइड्स टू लेवाई टैक्स, देन एग्जाम्पशन विल बी ग्रांटेड आफ्टरवर्ड्स आल्सो, ठीक है। जैसे कंट्री एक्स है, उसने पहले एग्जाम्पशन दे रखी, बाद में उनकी गवर्नमेंट को लगा यार दिक्कत हो रही है, हमें तो टैक्स लेना चाहिए, उनने बाद में एग्जाम्पशन हटा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी एग्जाम्पशन हट गई। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या बोलता है, अगर पहले एग्जाम्पशन ग्रांट हुई थी तो वो एसएससी बाद में भी एग्जाम्पशन चलेगी ही चलेगी। इस वजह से डबल टैक्सेशन को अवॉइड करती है वाली डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अगर पहले टैक्स हो रही तो अभी भी टैक्स हो जाएगी, पहले एग्जाम्पशन मिल रही तो अभी भी एग्जाम्पशन मिलेगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ये बोलता है। टू इंश्योर डबल टैक्सेशन डज नॉट अराइज इन फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि पहले एग्जाम्पशन ग्रांट हुई थी, अब अगर टैक्स कर दिया तो यहाँ भी टैक्स हो जाएगी, वहां भी टैक्स हो जाएगी, इस वजह से। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है सर। नीड फॉर टैक्स, ये देखो पूरा थ्योरी टॉपिक है, अब ये पूरा थ्योरी वाला है, यहाँ से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट था, अब ये पूरा थ्योरी है। नीड फॉर टैक्स ड्यूटीज, एलोकेटिंग टैक्सिंग राइट्स को प्रोवाइड करना, ठीक है सर। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन खत्म करता है ये। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन, सबके लिए इक्वली बताना। रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स को खत्म करता है। ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हर जगह इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है, उसको खत्म करने के लिए रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स, तो क्या क्या है नीड फॉर टैक्स ट्रीटीज मतलब जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, क्यों राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, ठीक है सर। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, रिजोल्यूशन डिस्प्यूट ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, एंड कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स। अब ये वीडियो देखने के बाद 1 मिनट पॉज करके फिर से याद करने की कोशिश करना चारों पांचों पॉइंट, ठीक है सर। अदर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स ट्रीटीज के अदर प्रिंसिपल, इक्विटी एंड फेयरनेस, टैक्स एट सेम रेट। अदर प्रिंसिपल टैक्स ट्रीटीज, इक्विटी एंड फेयरनेस, टैक्स एट सेम रेट टू ऑल, मतलब रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स सबको एक ही रेट पे टैक्स करना है, सबको एक ही रेट पे टैक्स करना है, ठीक है सर। न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी मतलब सबको इक्वली हमें देखना है, सबको इक्वली हमें देखते हुए चलना है। कैपिटल एक्सपोर्ट होता है, कैपिटल इंपोर्ट होता है। कैपिटल एक्सपोर्ट क्या होता है, डिसीजन मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय टैक्स फैक्टर, जो कंपनी डिसीजन लेती है अपने कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, उसके बेसिस पे जो डिसीजन होते हैं टैक्स फैक्टर के बेसिस पे कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए, मतलब टैक्स को कंसीडर मत करो, उसके अलावा हम सोचते हैं बाकी डिसीजंस के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात होती है इसमें कंपनी के। डिसीजन मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय टैक्स फैक्टर्स, ठीक है सर। 1 मिनट, ठीक है। टैक्स मस्ट और कैपिटल इंपोर्ट में क्या होता है, टैक्स मस्ट बी सिमिलर ऑन नॉन रेसिडेंट एज वेल एज रेसिडेंट, जो मैंने आपको बताया उसी के बेसिस से कैपिटल इंपोर्ट होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल थ्योरी, इसमें कुछ भी मतलब आप सोच नहीं सकते कैसे हो सकता है। अदर प्रिंसिपल टैक्स, इक्विटी एंड फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, ऐसे याद करो नैप, एनईपी शॉर्ट फॉर्म बना दो, एनईपी, न्यूट्रलिटी, इक्विटी एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अपने ट्रेड को बढ़ावा देना, ठीक है सर। अब आता है जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर वियना। हमने 3 चीजें देखी थी, डबल टैक्सेशन, कस्टमरी वाला और वियना। अब हम वियना वाले पे आ गए, क्योंकि कस्टमरी वाला तो अपना जनरल रूल था और डबल टैक्सेशन हमने पढ़ लिया, अब अपना आ गया वियना थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है सर। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, ट्रीटी शैल बी इंटरप्रिटेड इन गुड फेथ, सबके लिए फायदेमंद होनी चाहिए, कोई भी किसी से हर्ट नहीं होना चाहिए इसमें। ट्रीटी शैल बी इंटरप्रिटेड इन गुड फेथ। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी शैल कंप्राइज एनी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टीज, कोई एग्रीमेंट हो या तो ऑल द पार्टीज, सब पार्टीज के बीच में। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी शैल कंप्राइज क्या, सारी एग्रीमेंट हो सकता है सारी पार्टीज के बीच में। एनी इंस्ट्रूमेंट मेड बिटवीन पार्टीज एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, ये ए है, ये बी है, सी सी है, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, एक ये बना कि सब साइन कर देंगे तो वो हो गया एक इंस्ट्रूमेंट, तो वो बन गया क्या, एक इंस्ट्रूमेंट, एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। एनी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टीज, एनी इंस्ट्रूमेंट मेड बिटवीन पार्टीज एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सबने एक्सेप्ट भी किया। ऑल्सो एनी सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट, कोई बाद में एग्रीमेंट होता है, और एनी सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी, जो ट्रीटी बनी है उसको एप्लीकेबल करने के लिए कोई प्रैक्टिस चालू हुई कि हाँ ये लॉ बन गया, कस्टमरी हमने बताया था ना, कस्टम्स वाला, वो प्रैक्टिस बन जाती है। और एनी रिलेवेंट रूल्स एप्लीकेबल, तो वो भी हमारा इसका पार्ट बन जाता है। क्या क्या है, एक तो गुड फेथ वाला पॉइंट आ गया, ठीक है सर, जनरल रूल में, ठीक है। और एक आ गया अपना क्या क्या होता है इसमें, कंप्राइज क्या क्या करता है ट्रीटी में, ये तो हम बता ही देंगे सर। कंप्राइज में एग्रीमेंट होता है, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट आता है, रूल्स आते हैं,
रेगुलेशंस आती हैं और इंस्ट्रूमेंट आता है। इंस्ट्रूमेंट किस चीज का होता है, ये भी पार्टीज के बीच में होता है। तो मतलब मोटा मोटी सेम है सर, ये तो हमारे को समझ आ गया, ठीक है सर। अब आता है एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एड्स, नाम भी कितना खतरनाक है। एक्सट्रिंसिक एड्स मतलब एक्सटर्नल चीज है, और इसके अलावा क्या हो सकता है। एक्सट्रिंसिक एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटी, टेक्स्ट ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। इट मींस सप्लीमेंट्री मींस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंक्लूडिंग द प्रिपरेटरी वर्क ऑफ ट्रीटी, मतलब कोई ट्रीटी बनाने के लिए क्या क्या हम और चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज होती है इनके अलावा जो हमने पहले पढ़ा। एज पर प्रोफेसर स्टार्क, कौन है ये प्रोफेसर स्टार्क, आप स्टडी में देखोगे यही लैंग्वेज लिखी हुई है। एज पर प्रोफेसर स्टार्क फॉलोइंग आर एक्सट्रिंसिक एड, क्या क्या हो सकती है एक्सट्रिंसिक अरे जो भी EX एड्स कह सकते हो, कितना तो गंदा सा नाम है। इंटरप्रेटेटिव प्रोटोकॉल्स, रिजोल्यूशंस एंड कमिटी रिपोर्ट्स, क्या क्या है प्रोटोकॉल्स, रिजोल्यूशंस एंड कमिटी की क्या क्या रिपोर्ट आई, ये क्या है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल कह लो, एक्सटर्नल एड्स। सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी, जो हमने पहले पढ़ा। सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ पार्टी एक्ट्स एज एविडेंस, मतलब वही जो अपन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं वो एक एविडेंस की तरह एक्ट करती है। रेफरेंस टू एनी अदर ट्रीटीज, कोई और ट्रीटी में अगर सेम चीज है तो वो चीज आ सकती है, ठीक है सर। अब ये कुछ और पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स है एक्सट्रिंसिक एड्स में। प्रोविजन इन पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज, मतलब इफ लैंग्वेज यूज्ड इन वन ट्रीटी इज मोर एलैबोरेटिव एंड क्लियर, मतलब ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, इसका ट्रीटी और इसके ट्रीटी, जो ये इसमें जो बात कह रहे हैं तो कंट्री बी की ट्रीटी में भी है, लेकिन उसमें थोड़ी एलैबोरेटिव है, तो उसका भी हम कंट्री बी का ट्रीटी यूज कर सकते हैं, ये चीज है। इफ लैंग्वेज यूज्ड इन वन ट्रीटी, ठीक है, इज मोर एलैबोरेटिव एंड क्लियर, ठीक है, ऑल्सो द कंटेक्स्ट इज सेम, देन वन कैन मेक अ रेफरेंस टू अदर ट्रीटी, ठीक है, दूसरे वाले का हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटी, पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटी। सर ये कैसे दो डंडे बना दिए आपने, याद है ना पैरेलल लाइंस को हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी पढ़ा है। ऐसे हंसते रहा करो, हंसते से सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि पेपर में इतनी कम दिन रह गए, कम दिन रह गए तभी तो पढ़ने का मजा आएगा, है ना दोस्तों, करते रहा करो बस। फिर आता अपने दूसरा क्या, इंटरनेशनल आर्टिकल्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स, इसको भी हम देख सकते हैं इंटरनेशनली क्या आर्टिकल आए, क्या एसेज आए, क्या रिपोर्ट्स आए, इसको भी रेफर कर सकते हैं। कोर्ट्स में रेफर फॉर इंटरप्रिटेशन एज दे आर कंसीडर्ड एज ऑथोरेटिव सोर्सेज, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होती है, एक्सप्लेनेशन की टाइप तरह एक्ट करती है। इट इज अ सप्लीमेंट टू ट्रीटी टू पुट सर्टेन मैटर्स बियॉन्ड डाउट, सेम बाइंडिंग फॉर एज मेन क्लॉजेस, ठीक है, ये क्या होती है, एक्सप्लेनेशन की तरह एक्ट करती है कि सेक्शन में जैसे अपने इनकम टैक्स में एक्सप्लेनेशन होती है, वो पार्ट ऑफ द सेक्शन ही बन जाता है बाद में, तो इसी की तरह ये भी एक्सप्लेनेशन की तरह एक्ट करती है, और ये अपना क्लॉजेस में ही वर्क करती है, एक्ट्स एज मेन क्लॉजेस, ठीक है सर, बिल्कुल। और ये क्या करती है, डाउट खत्म करने की कोशिश करती है, जो भी लॉ में जो डाउट रह जाता है उसको, बिल्कुल सर, ठीक है सर, सही कह रहे हो। प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटी विद द व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, जो हर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लिखा होता है, उस प्रियम्बल के बेसिस पे कि क्या वो कंट्री का प्रियम्बल कहता है, कैसे होना चाहिए चीजें, कैसा कस्टम है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कस्टम के बारे में बताता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है, तो वही ध्यान में रखते हुए भी लॉ बनाया जाता है, तो वही चीज है प्रियम्बल में। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है, इंटरप्रेट एनी एम्बिगस टर्म प्रोविजंस टू बायलैटरल नेगोशिएशन, मतलब ये दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल नेगोशिएशंस के साथ इंटरप्रेट किया जाता है, कोई एम्बिगस टर्म हो, प्रोविजन हो कि ये इसमें समझ नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को साथ में बैठाएंगे, उसको डिस्कस कराएंगे, तो उससे पता चलता है, बिल्कुल ठीक बात सर। तो सर हमने क्या क्या देखा इसमें एक्सट्रिंसिक एड्स में, पहले तो हमने इसके बारे में बताया, प्रोफेसर स्टाफ ने क्या क्या बताया, प्रोटोकॉल्स, रिजोल्यूशन, कमिटी रिपोर्ट्स, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हो सकता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो सकता है, रेफरेंस भी कर सकते हैं हम किसी और पार्टीज को, और सॉरी ट्रीटीज को। प्रोविजन इन पैरेलल टेक्स्ट ट्रीटीज, मतलब दोनों में सेम होती है तो एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रीटी वाला पार्ट। इंटरनेशनल आर्टिकल्स, ऐसे रिपोर्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह होती है, उसको भी हम रेफर कर सकते हैं डाउट्स को खत्म करने के लिए। प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए हमें बनानी पड़ती है ट्रीटी, और उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों में जब कोई एम्बिगस टर्म आ जाए, प्रोविजन आ जाए, तो डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ये एक टॉपिक और है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी, मुझे नहीं लगता ये टॉपिक आएगा, बट फिर भी मैंने ICMED से चार्ट डाला है आपके लिए, इसको एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। क्या क्या है इसमें, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी, ठीक है, गोल्डन रूल, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, टेलीलॉजिकल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ
एक्सपोजिशियो, लिबरल कंस्ट्रक्शन, जो हम लॉ में पढ़ते थे ना सी इंटर में, वो सब है इसमें। इंटीग्रेटेड अप्रोच, रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है सर। एनी टर्म ऑफ वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग इन माइंड, ठीक है सर। हम ये सब चीजें तो माइंड में रखते ही, मैंने आपको बताया सब, ठीक है सर। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हमारा लॉ बनता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, टर्म्स ऑफ अ ट्रीटी आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, बिल्कुल सही, इंटेंशन के बेसिस पे ध्यान में रखे। एट द टाइम द ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड, ठीक है, द इंटेंशन मस्ट बी असर्टेन फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड इन द ट्रीटी एंड द कंटेक्स्ट देयरऑफ, बिल्कुल ठीक। अब हम इंटेंशन कैसे पता लगाएंगे, वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं ट्रीटी में, कि वो वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, समझ रहे हो, कहना क्या चाहते हैं वो वर्ड्स, उसके बेसिस में हम इंटरप्रेटेड करते हैं, ठीक है सर। टेलीलॉजिकल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड एज टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ द एम्स, क्या टारगेट है हमारा, किस चीज को अचीव कराना है जिसके लिए लॉ बनाया जा रहा है, क्या वो अचीव होएगा वो चीज। द अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस मेथड, ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस मेथड, इस लाइन को याद रखना, ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस मेथड। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, अ ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर टू हैव इफेक्ट रादर देन इट्स मेक इट वॉइड, मतलब इस वजह से बनाई जा रही है कि कुछ न्यूलिफाई नहीं करना, हमें कुछ इफेक्ट देना है, मतलब कुछ फायदा देना है, बनाना है रूल, उसके लिए दे रहे, कोई चीज को वॉइड कराने के लिए नहीं दे रहे, ठीक है सर। प्रिंसिपल ऑफ contemporary expositio, a treaty's term are normally to be interpreted on the basis of their meaning at the time of treaty was concluded, however this is not a universal principle, मतलब जब हम बना रहे हैं उसके बेसिस को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना होता है, ठीक है सर, बाद में चेंज भी हो सकता है। लिबरल कंस्ट्रक्शन, इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन with respect to treaties that they shall be liberally constructed as to carry out the apparent intention of the parties, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, सपोज कंट्री मान लो, कैसे भी कर सकते हो आप समझने के लिए। तो जो उन दोनों की इंटेंशन है उसको ध्यान में रख के, इंटेंशन को खत्म नहीं करना है, किस क्या सोच के बनाया गया है, तो उसको खत्म नहीं करना है, उस दोनों चीजों को ध्यान में रख के ही अपना इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है, ठीक है सर। इंटीग्रेटेड अप्रोच, एनी प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन, ठीक है, rather the entire treaty should be read as a whole and arrive at its object and purpose, जो पर्पस के लिए हमने बनाया था वो ध्यान में रख के ही हम बनाते, जो वाला अपन ने पढ़ा था ना, ये वाला पॉइंट, गोल्डन रूल वाला सबसे पहला पॉइंट, इस चीज का, इसका पॉइंट इधर भी आ सकता है, ठीक है सर। रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी क्या है, treaties should be given an interpretation in which the reasonable meaning of words and phrases is preferred, ठीक है, in which a consistent meaning is given to different positions, different portions and portion of the instrument, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, treaties should be given an interpretation in which the reasonable meaning of words and phrases is preferred, मतलब कोई ambiguous term आती है तो उसका रेफरेंस देना है कि क्या बताना चाह रहा है, ये नीचे मार्क दे सकते हो। and in which a consistent meaning is given to different portions of the instrument, मतलब जहां भी कोई ambiguity आए उसको सॉल्व करके बताना है नीचे ही उसी में ही, ठीक है सर। ये अपना एक्सट्रिंसिक एड्स अपने पढ़ लिए, प्रोविजंस इन पैरेलल टेक्स्ट, ठीक है, इंटरनेशनल आर्टिकल, ऐसे रिपोर्ट्स, प्रोटोकॉल, प्रीएम्बल, म्यूचुअल एग्रीमेंट, प्रोसीजर। ये था अपना पूरा चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ टैक्स ट्रीटीज, ओवरव्यू ऑफ टैक्स ट्रीटीज। कल हम पढ़ेंगे क्या, आज हमने ये कर लिया, कल हम करेंगे कार, कल आपको कार की वीडियो आ जाएगी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन, जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत कम दिन रह गए हैं, ये दिन जिसने निकाल लिया समझ लो उसका पेपर हो जाएगा। ये जो बंदा ये दिन निकाल गया ना, अगले 14-15 दिन, और जो एग्जाम के आईडीटी के लास्ट पेपर के लास्ट के 5 बजे तक लिखता रहा, ये नहीं कि मैं थक गया सर अब नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं, रुकना नहीं है, प्रॉमिस करो रुकना नहीं है, एंड तक जाएंगे, बीच में हार नहीं मानेंगे, चाहे पेपर कितने भी आसान है या कितने भी कठिन है। अभी जो मई 23 के एग्जाम्स हुए थे, मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे हमने एसएफएम का पेपर दिया था तो ऑडिट में आधी जनता खत्म हो गई थी, एसएम का पेपर हार्ड आया था, एसएम का पेपर देखने के बाद आधी जनता पहले का आउट हो गई थी, आधा गेम तो वहीं खत्म हो गया, तो समझ रहे हो गेम को, ये गेम है पूरा। और जब ऑडिट का पेपर देख लिया तो मतलब ये आंखें होती है ना, इनसे पानी निकल रहे थे बच्चों के, ये क्या था मई 23 में, आप समझ के चलना। तो उसके बाद आधी जनता बिल्कुल ही खत्म हुई, लॉ के पेपर में मैं था और मेरा एक दोस्त था बस पेपर देने, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो वही तो अपॉर्चुनिटी है, जो टिका रहेगा एंड तक, मतलब जो एंड की बॉल तक खेलता रहेगा वो जीत जाएगा। सही कह रहे हो सर आप, तो हमें एंड तक खेलना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, जो टिक गया सो कर गया, यही तो दिन है जो बाद में याद आएंगे। सही कह रहे हो सर आप।
और किसी ने पीजीपीपी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, बहुत काम आएगी आपके। और मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, किसी को कोई डाउट आए मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों वीडियो कैसे ली, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, सब ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना, ये सब के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे, जय हिंद।